हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है और मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे सो देयर आर सम वेरिएबल्स कि उस पे ही इसका माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी किया जाता है। जैसे कि पहला वेरिएबल है यहाँ पे डिमांड है, तो इसका कोविड-19 का इम्पैक्ट डिमांड पे कैसा हुआ है, वो सप्लाई पे कैसा हुआ है, how the COVID-19 impact the prices in the market, और इंडिविजुअल्स जो है, जो कंज्यूमर्स है, उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे कम हुआ है, एंड इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, और मार्केट का ओवरऑल रिस्पांस क्या है इस कोविड-19 का, एंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट और क्या चेंजेस कर नहीं सकती है। तो इसी पे हम माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट फर्स्ट। इन द माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कंसर्न करता है, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। इंडिविजुअल एजेंट्स कौन होते हैं इकोनॉमी के? एक तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं या तो बिजनेस होते हैं। तो ये जो इनका जो बिहेवियर है बिजनेसेस का या इंडिविजुअल्स का, ये माइक्रो लेवल पे जब स्टडी किया जाता है इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसमें ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल, एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, वो डिमांड का वेरिएबल है। तो पहले पहले क्या हुआ था कि जब कोविड-19 का जो एक फियर है वो जब तैयार हुआ था, तब लोग क्या करने लग गए थे कि स्टॉक पाइल करने लग गए थे। तो इसेंशियल कमोडिटी जैसे कि राइस है, लिंटल्स है, और कोई फूड प्रोडक्ट्स है, वो लोग स्टॉक पाइल कर रहे थे। हालांकि अभी वो जो फियर है वो कम हो गया है, पर अभी भी स्टॉक पाइलिंग जारी है अभी। बट ऑन द अदर हैंड क्या हुआ कि जो पेरिशेबल गुड्स है जैसे कि वेजिटेबल्स है, मिल्क है, वो उनकी जो डिमांड है उसमें 60% का एक स्लम्प आ गया। क्योंकि क्या हुआ कि जो बल्क बायर्स है, बल्क बायर्स कौन होते हैं? रेस्टोरेंट्स होते हैं, या कोई मैरिज फंक्शन वगैरह हो रहा है कि बड़े बड़े फंक्शंस जब होते हैं तब ये मिल्क और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बट वो सब फंक्शंस वगैरह होना सब बंद हो गए। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो डिमांड थी इन पेरिशेबल आइटम्स की, वो 60% उसमें रिडक्शन आ गया है। तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि वो जो महाराष्ट्र के फार्मर्स वगैरह थे वो क्या कर रहे थे कि अपना जो मिल्क है वो ऐसा रोड पे वगैरह फेंक दे रहे थे, क्योंकि जो उनको रिक्वायर्ड प्राइस है वो मिल नहीं रही थी। अभी अगर ये डिमांड का हम इलेक्ट्रिसिटी या डीजल पेट्रोल के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉल दिखा गया है। अगर हम बात करें डिमांड फॉर नॉन इसेंशियल गुड्स की, तो जैसे कि ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है, द डिमांड फॉर कंजप्शन जस्ट बाय इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि क्या होती है कि ज़रूरत नहीं है वो भी हमने खरीद लिया। तो हम जो इंडिविजुअल बायर्स है वो ऐसा खरीद लेते थे, बट अभी वो उसमें भी बहुत एक क्रैश आ गया है, उसमें भी डिमांड कम हो गई है। एंड ऑल्सो ग्लोबल डिमांड जो है वो भी वीकन हो गई है। सब लोग घर में बैठे हैं तो कुछ खरीद नहीं रहे, तो इससे डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, वो है सप्लाई का। तो सप्लाई पे क्या हो गया है कि लॉकडाउन अगर है तो सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। सप्लाई चेन्स जो है बिग कंपनीज की वो रेस्ट्रिक्ट हो जा रही है, क्योंकि क्या होता है कि सप्लाई चेन किसको बोलते हैं हम? समझो अगर एक पूरा प्रोडक्ट है, उसके पार्ट्स यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कि समझो एक कोई इक्विपमेंट है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स है जो है महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो जाके प्रोड्यूस हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन में जो रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं वो सप्लाई चेन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। एंड अगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस की अगर हम बात करें सप्लाई की, तो ये भी अफेक्ट हो गई है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन इम्पोज किए गए हैं बिकॉज ऑफ नो और लिटिल एक्टिविटी इन मंडीज एंड रिड्यूस्ड लेबर कम है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फार्मर्स का रिलक्टेंस है ये कि निगेटिव फीलिंग सब तरफ है। तो फार्मर्स का भी एक रिलक्टेंस है सेल करने में वगैरह। तो फार्मर्स आर गेटिंग अफेक्टेड नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन और
मॉनसून, बट ये जो सप्लाई चेन में रेस्ट्रिक्शन आ गया है, सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन आ गए, उससे वो अफेक्टेड है। हमारा ये नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, वो है प्राइस का। तो प्राइस में क्या हो गया है कि अनसर्टेनिटी इज लीडिंग टू दी वोलाटिलिटी। ये है कि अगर लोगों को पता नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है कि इफ दे आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो क्या होगा कि जनरल एक निगेटिविटी रहेगी मार्केट में। तो मार्केट जो है इट इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, इट बिहेव्स मोर ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन रादर देन फैक्ट्स। ये एक रियलिटी है कि मार्केट का जो परसेप्शन है, लोगों का सेंटिमेंट है, ये ड्राइव करता है मार्केट को। ओवरऑल इकोनॉमी इस पे चलती है, सेंटिमेंट्स पे। अगर सेंटिमेंट्स निगेटिव हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि देयर विल बी अनसर्टेनिटी एंड देयर विल बी वोलेटिलिटी इन प्राइसेस। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी गोज। अभी अगर नेक्स्ट वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की बात करें, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर की, तो इसमें भी वो जो डिस्कशनरी स्पेंडिंग है, एक्सेस कैपिटल रिसर्च की एक रिपोर्ट है, उससे वो कह रहे हैं कि 3.3 लाख करोड़ पर मंथ में ये रिडक्शन देखा जा सकता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन होगा, ऐसा ये CMEI डेटाबेस कह रहा है। अभी मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा रहा है इस कोविड-19 का, तो ये हो गया कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो थी, वो जिसको हॉट मनी बोला जाता है, उन्होंने कुछ तो बहुत 14 to 15 बिलियन, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट में इसका इम्पैक्ट हुआ है। ये मार्केट पे भी इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि शेयर प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे, सो हियर यू कैन सी द प्राइसेस ऑफ PVR, लाइक it is in February it was one share was selling at 1997 rupees, and then again in March you can see it has reduced to the 1503 rupees only, and then अगर हम आगे जाए तो आप देख सकते हो अभी की जो प्राइस है इसकी वो सिर्फ 1095 रुपीज़ है। तो इससे भी कम प्राइस इसकी हुई थी 732 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो शेयर है बिफोर लॉकडाउन ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का, अब ये हो गया है 1000 रुपीज़ का। तो इसमें बहुत ही स्लम्प आ गया है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, बट मार्केट में जो कैपिटल था, वो जो एक्सेसिव कैपिटल था फॉरेन इन्वेस्टर्स का, ये जो है वो कम हो गया है, इसीलिए ये जो प्राइसेस है वो रिड्यूस हो गया है। तो ये जो रिडक्शन आया है, वो स्लम्प आया है प्राइसेस में, इट इज बिकॉज ऑफ द पैनिक एंड अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स। तो नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हमारा ये हो सकता है कि हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन बी टेकन एंड व्हाट गवर्नमेंट कैन डू एंड इट कैन नॉट डू। अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहे तो ये कर नहीं सकती गवर्नमेंट, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ लॉसेस, बिजनेसेस आर एक्सपीरियंसिंग लॉसेस, प्रॉफिट्स कम हो गए, इनकम्स कम हो गए। अगर गवर्नमेंट और टैक्स करेगी तो उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होने वाली है वो भी नहीं होगी, तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दे तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्सेस, इट विल अफेक्ट पुअर मोर। डायरेक्ट टैक्सेस रिच को इम्पैक्ट करेंगे, अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं कर सकते, बढ़ा सकते, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं बढ़ा सकते। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है अब? गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द नॉन टैक्स रेवेन्यू। इट इज गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो है, पैसा जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट से आ सकता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट है वो गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है, एंड अंडर यूज्ड फंड्स जो भी है वो गवर्नमेंट उनसे जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने का एक प्रयास कर रही है। तो मीनवाइल ये जो यील्ड डिफरेंशियल है, डिफरेंसेस इन द यील्ड्स ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 बेसिस पॉइंट्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू नो दैट जो इन्वेस्टर्स है दे आर प्रेफरिंग मोर सोवरेन बैक्ड फंड्स amid rising pandemic related to uncertainties. दैट इज वाई ये जो डिफरेंस है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के यील्ड डिफरेंशियल्स में वो ज़्यादा है। अगर हम
अभी माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करें, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे मेंस को भी लिखने के लिए, हमको ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, और सेकंड जो होता है इन्फ्लेशन का होता है, एंड थर्ड जो होता है दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड नेक्स्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का। हमारा कोई भी आंसर होता है मोस्टली इकोनॉमी के टॉपिक पे जो आंसर होता है वो इन्हीं चार चार फैक्टर के अराउंड होता है। लाइक अभी करंट अकाउंट पे इम्पैक्ट क्या होगा इस कोविड-19 का, तो ऐसा देखा गया है कि अगर क्रूड ऑयल और गोल्ड का जो इम्पोर्ट वो कम हुआ है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी डाउन है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट इसमें क्या हो गया कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है, क्योंकि ग्लोबल लॉकडाउन इम्पोज हो गया है, तो 50% कुछ एक्सपोर्ट में एक रिडक्शन देखा गया है बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल लॉकडाउन। तो ये दोनों साइड से इम्पैक्ट करंट अकाउंट पे होगा। और जो है हमारे रेमिटेंसेस जो थे मिडल ईस्ट से आने वाले वगैरह, उनमें भी ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलेगा आगे चलते हुए। अभी हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है आपको कि 14 to 15 बिलियन जो एक इन्वेस्टमेंट थी डेब्ट एंड इक्विटी में, वो जो है इन्वेस्टर्स ने पुल आउट कर ली है। इसीलिए हमने देखा कि वो जो पीवीआर का जो प्राइस कम हो गया था, वो इसी वजह से हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में पैसा डाल रहे थे विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि ये कंपनी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, फिर भी वो डाल रहे थे क्योंकि एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म था इंडिया के बारे में। तो अभी जो ऑप्टिमिज्म है वो कम हो गया है, इसलिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई बोल रही है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके इन द फोर्थ क्वार्टर वो जो इन्फ्लेशन है इट में कोलैप्स टू 2.4%। एंड अगर इन्फ्लेशन कोलैप्स कर रहा है इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज हमको हमारी जो रेंज है इन्फ्लेशन की, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू मेंटेन द इन्फ्लेशन बिटवीन द रेंज ऑफ 4 to 6%। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए इट इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। सो ये जो 2.4% का अगर इन्फ्लेशन हो गया तो ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होगी, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगी। तो नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का। आईएमएफ ने बोला है कि दैट वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज इन रिसेशन दैट विल बी वर्स देन 2009। ऑफ कोर्स ये हुआ था कि 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। एट दैट टाइम वी वर नॉट इम्पैक्टेड दैट मच बिकॉज वी वर नॉट कनेक्टेड टू दी ग्लोबल इकोनॉमी। हम उतना कनेक्टेड नहीं थे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। हमारी जो इकोनॉमी है वो डिकपल्ड थी ग्लोबल इकोनॉमी से, हमारा उतना एक्सपोर्ट्स नहीं था, हम उतने डिपेंडेंट नहीं थे अदर कंट्रीज पे और ग्लोबल अदर, यानी कि ओवरऑल हमारा जो डिपेंडेंस था वो कम था 2009 में, और वी वेर नॉट कनेक्टेड दैट मच। दैट इज वाई ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2009 का, उसका इम्पैक्ट इंडिया में उतना देखने नहीं मिला था। बट अभी जो है एज पर वर्ल्ड बैंक इंडियाज ग्रोथ रेट में स्लिप टू 1.5% to 2.8% इन फाइनेंशियल ईयर 21। एक इंडिया जो है एक ब्राइट स्पॉट इमर्ज करके आया था 2009 में, जबकि सब इकोनॉमीज जो है वो स्लो डाउन कर रही थी, ग्लोबल स्लो डाउन था, तब भी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अच्छी थी। बट अभी जो है ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, इससे क्या हो गया कि पूरी इकोनॉमी को लॉकडाउन में रखा गया, पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरा डिस्टर्ब हो गई। इसलिए क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है ऐसा वर्ल्ड बैंक रही है कि 1.5 to 2.8% तक कम हो सकती है। ये तो एक वर्स्ट सिनेरियो हो गया, स्लोवेस्ट सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991। बट यूएनसीटीएडी ने क्या कहा है कि यूएनसीटीएडी बोल रही है कि चाइना एंड इंडिया विल बी एक्सेप्शन टू द ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन इम्पैक्ट करेगा सब कंट्रीज पे, बट इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल रिसेशन का वो उतना ज़्यादा नहीं होगा चाइना एंड इंडिया पे। ये ऐसा यूएनसीटीडी ने इसका एक्सप्लेनेशन कुछ दिया नहीं है कि ये क्यों होगा ऐसा, बट हम कह सकते हैं कि चाइना तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाइना तो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, बट इंडिया में क्या है कि इंडिया इज कंजम्पशन ड्रिवन, हम उतना एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम मे बी वी कैन बाउंस बैक। बट अदर कंट्रीज जो है जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दी यूएनसीटीडी परस्पेक्टिव। अभी ये जो ग्लोबल लॉकडाउन है या जो रेस्ट्रिक्शंस आ गए उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टॉल हो गए,
उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 14 ट्रिलियन तक हो जाएगी मार्च 2020, ऐसा एक प्रोजेक्शन था ना। एंड दिस में डिटेरियोरेट द एसेट क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अगर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे टाइम पे तो एनपीएस बढ़ेंगे, तो ये बैंकिंग सेक्टर पे भी इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो है, जो कि कॉमन मैन को भी इसका बहुत कंसर्न होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर जो है, इसमें जो है सीएमईआई के सर्वे ने ऐसा बोला है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट फेल टू 39% इन अप्रैल। बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉल है ये 39%। सीएमईआई का एस्टिमेट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट शॉर्ट फ्रॉम 8.4% इन मिड मार्च टू 23.8% पोस्ट लॉकडाउन। तो आप देख सकते हैं कि 8.4% भी एक वर्स्ट सिनेरियो बोला जा रहा था, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, ये सब बातें कोविड-19 पैंडेमिक आने के पहले से ही हो रही थी। बट अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, 23.8%। सो ये एक नाइटमेयर है इकोनॉमी के लिए। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है हमारे इकोनॉमी के लिए। अभी आईएलओ रिपोर्ट बोल रही है कि कोविड-19 क्राइसिस हैज द पोटेंशियल टू पुश अराउंड 40 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया डीपर इनटू द पॉवर्टी। अगर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो दे मे बी पुश्ड इनटू द पॉवर्टी। उनकी जो जॉब्स है, वर्किंग आवर्स है, अर्निंग्स है, ये सब इम्पैक्ट हो सकती है। जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉज है वो पूरे के पूरे जो है वो डाइल्यूट कर दिए थे 2-3 ईयर्स के लिए। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर पे इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्डिंग टू दीज चैलेंजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।